हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के अतुलनीय प्रश्न की बात करेंगे हम इस वीडियो में। बेस्ट अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द किंग्स ग्रू एंड डेली। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन का सिलसिला चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। तो आपको अगर इस वीडियो मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम के लिए। अभी शॉर्ट क्वेश्चन से फिर लघु मतलब 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फिर आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया जाएगा। तो 1 बाय 1 वीडियोस आते रहेंगे, आपको ये मिलता रहेगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। चलिए चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता कौन होता है? ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में आता है। उपभोक्ता एक ऐसा आर्थिक एजेंट है जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोक्ता यानी कि आप और हम सब लोग जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जितनी वस्तुओं का या सेवाओं का उपभोग करते हैं वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, उपयोगिता से क्या आशा है? उपयोगिता वास्तव में किसी वस्तु में निहित एक शक्ति होती है जिससे हमारी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। इसका मतलब ये हुआ, उपभोक्ता किसी वस्तु में निहित वह शक्ति या क्षमता है जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। जैसे ये पेन है, पेन से मैं लिख रहा हूँ, मेरी आवश्यकता की संतुष्टि हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पेन में उपयोगिता है। दैट इज, उपयोगिता को इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित कीजिए। उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हो? उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है? तो आंसर है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलित होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। मतलब क्या हुआ उपभोक्ता संतुलन का? मतलब एक समय जब उपभोक्ता किसी वस्तु पर व्यय करता है, यानी कि अपनी आय को, जो उसकी कीमत है उस कीमत पर वो जो व्यय करता है तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि थी उसकी वो अधिकतम होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सिनेमा देखने जाते हैं, हम मूवी देखने गए और 150 रुपये का पैसे दे के 150 रुपये दे के हमने एक टिकट खरीद लिया और मूवी देख के हमने कहा, मूवी देखने के बाद 3 घंटा बैठने के बाद हमें लगा कि मूवी बहुत बढ़िया, तो तारीफ करें, यार पैसे वसूल हो गए। दैट्स मीन्स हम संतुलित हो गए, उपभोक्ता संतुलित हो गए। वहीं पर आप कहते हैं कि हमारी मूवी यार 150 रुपये बर्बाद हो गया, कौन देखता है ऐसी मूवी? दैट मीन्स हम संतुलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमें 150 रुपये खर्च करने के बाद भी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई है। नंबर 4, बजट रेखा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में कई बार। बजट रेखा 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जो एक उपभोक्ता द्वारा दी गई वस्तु कीमतों एवं उपभोग के लिए उपलब्ध आय के साथ खरीद सकता है। यानी कि बजट रेखा 2 वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है जहां पर उपभोक्ता अपनी इनकम के माध्यम से और उस वस्तु की कीमत के द्वारा उसको व्यय करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बजट रेखा समीकरण की। एग्जाम में पूछा जाता है बजट रेखा समीकरण बताइए। तो सिंपल है बजट रेखा समीकरण, m = px/qx + py/q2। कहीं पर लिखा रहता है m = p1q1 + p2q2। दोनों सही है आपके लिए, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, उदासीनता वक्र क्या है? उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ होता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। मतलब 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला ऐसा वक्र जिससे उपभोक्ताओं को एक समान संतुष्टि प्राप्त होता है। किसी विशेष संयोग से को वह ज्यादा महत्व नहीं देता है, इसलिए इसको उदासीनता वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब जितना आपने पहले की 10 यूनिट यूज कर लिया उससे आपको 20 यूटिलिटी मिली। जैसे ही आप 1 यूनिट और बढ़ाएंगे, यानी कि 10 में 1 और जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। आपकी यूटिलिटी कितनी मिली? टोटल मिला के 24। यानी कि केवल 1 बढ़ाने से आपको कितनी यूटिलिटी बढ़ गई? 4। तो उसको हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। कुल उपयोगिता क्या है? उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का एक
कुल उपयोगिता कहलाती है। यानी कि आपको हर एक यूनिट से जितना भी उपयोगिता मिला, जब उसको हम टोटल कर देंगे, सम कर देंगे, तो उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। यहाँ पर कुल उपयोगिता फार्मूला होता है TU इक्वल टू समेशन MU, यानी कि MU का जोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग से क्या अभिप्राय है? मांग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मांग से क्या समझते हैं? किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाती है। यानी कि किसी भी कीमत पर जब वस्तु की मांग की एक ऐसी मात्रा जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है, उसे मांग की मात्रा कहते हैं। मांग तालिका किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु की कीमत और उसकी खरीदी गई मात्रा को हम एक तालिका के रूप में प्रकट करते हैं तो उसे मांग तालिका कहते हैं। ऐसे में कह सकते हैं वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाते हैं। वहीं पर मांग वक्र भी पूछा जाता है। हम कहेंगे मांग तालिका को वक्र के माध्यम से दर्शा जाना मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र से क्या आशय है? मांग तालिका को जब रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तब उसे मांग वक्र कहते हैं। मांग का नियम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है और वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब वस्तु की मांग में और उसकी कीमत में हमेशा कैसा संबंध रहता है? हमेशा ऋणात्मक संबंध रहता है, यानी कि उल्टा संबंध होता है। ठीक है। मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। मांग में परिवर्तन किसे कहते हैं? कब होता है मांग में परिवर्तन? गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है और बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि मांग का नियम लागू होता है। इसी परिवर्तन को मांग में परिवर्तन कहते हैं। मांग में कमी का क्या असर है? जब वस्तु की कीमत के स्थिर रहते हुए, यानी कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जब मांग को प्रभावित करने वाले दूसरे जो कारक होते हैं उसमें अगर परिवर्तन होता है जिस कारण से मांग में कमी हो जाती है, उसे मांग में कमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम कम हो गई, आपकी इनकम कम हुई यानी कि आपकी आय कम हो गई, तो ऐसे में वस्तु की मांग कम करते हैं, आपकी मांग घट जाती है, तो इसको हम जो है मांग में कमी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर वस्तु की कीमत का फर्क नहीं पड़ा, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जिसमें आय का फर्क पड़ा है। मांग के संकुचन से क्या अभिप्राय है? मांग की कमी पहले मैंने बताया, अब बता रहा हूं मांग का संकुचन। मांग के संकुचन में सारी बातें समान रहती हैं, तो केवल वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी हो जाती है, ऐसे मांग का संकुचन कहते हैं। यहाँ पर अन्य बातें स्थिर रहती है, केवल और केवल कीमत में परिवर्तन होता है। अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में क्या हो जाएगी? कमी, जिसे मांग का संकुचन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मांग वक्र होता है इस तरह से अपनी जगह से सिकुड़ कर कहाँ चला जाता है? ऊपर की ओर। ऐसे में मांग में कमी हो जाती है। मांग के विस्तार से क्या अभिप्राय है? मांग के संकुचन का उल्टा है। अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, इसे ही मांग का विस्तार कहते हैं। जबकि मांग में वृद्धि क्या होता है? मांग में वृद्धि में वस्तु की कीमत समान रहती है और अन्य कारकों प्रभावित करने वाले कारकों में अनुकूल परिवर्तन होने की दशा में मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे आय में वृद्धि हो गई तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, अन्य कारकों की कीमतों में वृद्धि हो गई तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर यानी कि अन्य कारकों का प्रभाव होता है, कीमत का नहीं। व्युत्पन्न मांग किसे का अर्थ क्या है? व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं? जब वस्तु और सेवाओं की मांग आगे उत्पादन के लिए की जाती है तो वह व्युत्पन्न या परोक्ष मांग कहलाती है। यानी कि जब वस्तु और सेवाओं की मांग के आगे उत्पादन के लिए की जाती है उसे व्युत्पन्न यूं कहें कि जब एक वस्तु के कारण दूसरे अन्य वस्तु की मांग उत्पन्न होती है तो उसे व्युत्पन्न या परोक्ष मांग कहते हैं। संयुक्त मांग किसे कहते हैं? कभी कभी क्या होता है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या एक साथ बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में एक साथ कई वस्तुओं की मांग एक की जाती है तो उसे ही हम संयुक्त मांग कहते हैं। गिफिन पदार्थ या वस्तु से अब क्या अभिप्राय है?
गिफिन जिसे हम घटिया वस्तु भी कहते हैं, निम्न कोटि की वस्तु भी कहते हैं। यानी कि गिफिन पदार्थ, वे पदार्थ घटिया पदार्थ है जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है किंतु कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। अर्थात यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात ये ऐसी वस्तु होती है यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो इन वस्तुओं की मांग घट जाती है, ठीक है, जबकि कीमत के बढ़ने के साथ साथ मांग में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की लोच क्या होता है? वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के आनुपातिक संबंध को मांग की लोच कहते हैं। यानी कि ED इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों के जो संबंध होता है आनुपातिक संबंध, उसे ही मांग की लोच कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच को सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया? तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर मार्शल ने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।